नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति में फिलहाल तीन चेहरे जो हैं वो चर्चा के केंद्र में हैं। एक तरफ आनंद मोहन है जो हर बयान में संकेत देते हैं और सस्पेंस भी छोड़ते हैं। नई पार्टी बनाने के सवाल पर उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन बेटे चेतन आनंद को उप मंत्री मतलब चुप मंत्री बताकर उन्होंने सत्ता और सिस्टम दोनों पर तंज कस दिया है। सवाल यह है कि क्या आनंद मोहन अब जेडीयू से दूरी बनाकर अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, उनका भी दर्द छलका है। उनको जब मंत्रालय मिला, जिस वक्त उन्होंने ये बोला कि हम तो बेदर्द हैं, ये बयान दिया, अब सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय बन गया है। और विभाग बदलने के बाद उन्होंने दर्द न होने की बात जरूर कही, लेकिन उनके शब्दों में जिस तरह से चुभन छिपी हुई है वो साफ महसूस हो सकती थी। तो क्या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उनको हटाया गया उसका कोई उनको मलाल है, या फिर बीजेपी के अंदर ही उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश का एहसास हो रहा है? क्योंकि बयान चाहे हल्के अंदाज में ही आया हो, लेकिन राजनीति में जितने शब्द आते हैं वो अक्सर अंदर की कहानी बता जाते हैं। और तीसरी तरफ जो इतने दिनों से चर्चा में बने हुए हैं प्रशांत किशोर, जो दावा कर रहे हैं कि जनसुराज बांकीपुर में बीजेपी को उसके सबसे मजबूत किले में हराएगी, लेकिन इतिहास कहता है कि यहाँ लालू और नीतीश का महागठबंधन भी नितिन नबीन को नहीं रोक पाया है। तो क्या प्रशांत किशोर का दावा सिर्फ राजनीतिक आत्मविश्वास है, या सच में कुछ बांकीपुर में कोई नई जमीन तैयार हो रही है? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक राम बंधुवस जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग आनंद मोहन पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आनंद मोहन ने साफ कहा है कि जो भी वो बोलते हैं काफी सोच समझकर तौल कर बोलते हैं, इसलिए बाद में बयान बदलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। हालांकि अब उप मंत्री, जैसे उनके बेटे को उप मंत्री बनाया गया है चेतन आनंद को, उस पर उन्होंने कहा कि उप मंत्री मतलब कि चुप मंत्री। तो इस तरह से उनका बयान आना, या नई पार्टी को लेकर जब पूछा गया तो काफी शायराना अंदाज में आनंद मोहन नजर आए। क्या लग रहा है आपको, क्या आनंद मोहन क्या कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं? जेडीयू से पूरा परिवार, हालांकि आनंद मोहन ऑफिशियली तो जेडीयू में नहीं है, लेकिन चेतन आनंद और लवली आनंद जिस तरह से जेडीयू से एक सांसद और विधायक हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आनंद मोहन नई पार्टी बनाएं, या आगे का प्लान क्या है आनंद मोहन का, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए जी, आनंद मोहन ने इन दिनों जो आनंद मोहन का बवाली बयान आ रहा है, दरअसल वो बेटे चेतन आनंद के मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज नहीं है। नाराज या क्यों, या वो चिंतित नहीं है। मुख्य उनकी चिंता का विषय है वो शिवघर की राजनीति है। शिवघर की राजनीति में जदयू और बीजेपी दोनों पार्टियों ने जिस तरीके से अपने अपने दाव चले हैं, शिवघर विधानसभा में श्वेता गुप्ता को टिकट देकर के जदयू ने, और ऋतु जायसवाल को शामिल करके बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी जो राजनीतिक चाल एनडीए चल रही है, जदयू और बीजेपी मिल करके, वो वास्तव में आनंद मोहन के लिए चिंता का विषय है कि आने वाले समय में जब आगामी लोकसभा चुनाव होगा या विधानसभा चुनाव होगा, तब क्या होगा। शिवघर की राजनीति जो है वो वहां की राजनीति उनके लिए एक तरीके से समझे कि मुख्य जमीन है। वहां से अगर वो बेदखल हो जाएंगे तब ठीक है कि लवली आनंद जो उनकी पत्नी है, कभी वैशाली से भी चुनाव जीत गई थी, और पिछले 2024 में औरंगाबाद से भी उनको टिकट मिलने की बात थी, मिला नहीं, मिल गया शिवघर से, लेकिन वो एक से अधिक जगहों से जीती रही हैं। लेकिन जो मेन मुख्य सियासी जमीन है वो शिवघर सीतामढ़ी का एरिया है, और वहां से वो बेदखल हो रही हैं, और वो बेदखल जदयू की ओर से भी किया जा रहा है और बीजेपी की ओर से भी किया जा रहा है। वहां पे जो राजपूत समीकरण है सीतामढ़ी शिवघर का, उस पे वैश्य समीकरण को उभारा जा रहा है। तो ये मुख्य रूप से उनकी चिंता का विषय है, और इसी के कारण वो चिंतित हैं। बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उप मंत्री बनाया गया हो या चुप मंत्री बनाया गया हो, जो भी बनाया गया हो, बेटे अगर इन दोनों में कुछ भी नहीं बनते तो भी ठीक थे, बशर्ते अगर उनकी नजर में शिवघर की राजनीति उनके लिए सुरक्षित रहती तो लाजमी है आगामी राजनीति के लिए अभी से उनकी अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। देखिए, जब जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया,
जदयू के अंदर थैली कर्चर, नीतीश कुमार और निशांत कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरीके से मुखरता से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद से जदयू के कई नेता उन पे हमलावर हुए, संजय सिंह भी हुए, लेसी सिंह भी हुए। तो इसका मतलब ये है कि आज न कल वो कहीं न कहीं किनारे कर दिए जाएँगे। जो बयान के बाद उनके बेटे को उप मंत्री का दर्जा मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि जदयू उनको लेकर के सीरियस है। चलिए वो बयान दे रहे हैं तो तत्काल मुँह बंद करने का एक उपाय हो गया। लेकिन मुख्य जो उनकी राजनीति है, वो जदयू भी अब आप कह सकते हैं कि जदयू भी उनके कारण जो राजपूत समाज जदयू में आता है, उसका विकल्प जदयू के पास भी है। तो इसीलिए उनको एक नई राजनीति, एक एक नई नया पहल करने की ज़रूरत है और इसी क्रम में वो नई पार्टी बनाने का विचार कर सकते हैं। हालाँकि पहले भी उनकी अपनी पार्टी थी, उनकी राजनीति एक नई पार्टी से शुरू हुई थी। बाद में वो पार्टी खत्म हो गई, एक गठबंधन में शामिल हो गए। लेकिन कभी न कभी उनको आने वाले समय में एक अपने लिए एक अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, वरना चेतन आनंद हो या लवली आनंद हो, ये जिस तरीके से वहाँ पे वैश्य समुदाय को उभारा जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि और दूसरी बात है कि उसके ठीक बगल में जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं सीतामढ़ी में, वहाँ के लोकसभा सदस्य हैं, वो भी जदयू के ही हैं। तो उनका बीजेपी उनका जदयू के साथ या बीजेपी के साथ एक अच्छा संबंध है। नीतीश कुमार भी उनसे मतलब नीतीश कुमार के साथ उनका अपनापन ही रहता है। बीजेपी से भी उनको लेकर के कोई इश्यू है नहीं, तो वो कायम रहेंगे एक अपने सीट पे, तो निश्चित तौर पे शिवहर की जो सीट है, जो वर्तमान में लवली आनंद है, उसी को बदला जा सकता है आने वाले चुनाव में। तो इसलिए उनको अपनी एक नई जो राजनीतिक ज़मीन है तैयार करने के लिए, नया घर तैयार करने के लिए, हो सकता है कि नई पार्टी बनाना पड़े और इसी का वो जंग है, वो पटना आए हैं तो भी आक्रामक तरीके से बयान दिए हैं। वो बोले कि हम हर भौंकने वालों पे का जवाब नहीं देते। वो जदयू के जो 2 प्रमुख नेता हैं नीतीश कुमार के बाद ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, इन दोनों पे हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता यूजीसी नियम को लेकर के क्यों नहीं बोले। तो जिस तरीके से जदयू के कद्दावर नेता को लेकर के ये बयानबाजी कर रहे हैं नीतीश और निशांत के बावजूद भी, तो ये मसला अपने आप में काफ़ी संगीन है और ये अब देखिए बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सप्ताह के बाद ये पता चल जाएगा कि क्या वो अपनी नई ज़मीन बनाए हैं या कोई एक नई पार्टी की घोषणा करते हैं या नहीं। सर, विजय सिन्हा अपने बेदर्द वाले बयान को लेकर अभी चर्चा में है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें दर्द का अनुभव नहीं हुआ क्योंकि छात्र राजनीति से लेकर बीजेपी संगठन तक हर जिम्मेदारी को उन्होंने सिपाही की तरह निभाया है। इससे पहले लीची महोत्सव में भी उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा था कि परीक्षा आते आते विषय बदल जाता है। तो हालिया जो कैबिनेट रीशफल हुआ है उसमें क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी गई। हालांकि विजय सिन्हा ने साफ कहा कि पोस्ट बदली है, लेकिन लैंड माफिया और करप्शन के खिलाफ उनका स्टैंड अभी भी नहीं बदला है। तो उन्होंने जो ये बयान दिया कि मैं बेदर्द हूं, कभी दर्द नहीं हुआ, तो फिर से जो विजय सिन्हा का जो दर्द छलका है वो विभाग से खुश नहीं है इसलिए हुआ, या उनको लग रहा है कि उनके खिलाफ पार्टी में अभी भी कोई साजिश चल रही है? देखिए विजय सिन्हा की जो राजनीति है वो एक अलग किस्म की नीति के चक्कर में फंसी है। जब वो अपने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, तब भी जो उनकी जो राजनीति है लखीसराय की, जो कि मुंगेर लोकसभा में आता है, उसकी एक टकराहट ललन सिंह के साथ चला करती थी। इस मौजूदा सरकार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, अपनी पार्टी का बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तब भी उनकी जो राजनीति है वो हाशिए पे जा रही है। दरअसल जो उनका बयान है, एक बयान उन्होंने एक एक लीची महोत्सव में उन्होंने कहा था कि पढ़ाई करते हैं कुछ अलग का और परीक्षा देने जाते हैं तो सिलेबस बदल दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो राजनीति है वो जिस रणनीति के तहत अपनी राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को बीजेपी पसंद नहीं कर रही है या बीजेपी का जो नेतृत्व है वो पसंद नहीं कर पा रही है। क्योंकि परीक्षा के ऐन वक़्त सिलेबस कौन बदल सकता है? परीक्षक ही बदल सकता है और दूसरे का तो ये अधिकार है ही नहीं बदलने का। तो पढ़ने की ड्यूटी भी एक टीचर ही देता है और वही टीचर जब परीक्षक के रूप में आता है तो सिलेबस बदल देता है। तो कहीं न कहीं जो उनकी राजनीति को लेकर के जो बीजेपी की रणनीति है कि उनकी राजनीति हाशिए पे जाए, उसी का वो दर्द झलकता है। दरअसल जब सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा वो कर रहे थे मुख्यमंत्री के रूप में, तब
उन्होंने कहा था कि वो एक सच्चे सिपाही की तरह कमांडर के आदेश पे उन्होंने समर्थन कर दिया। वो चलिए वो एक तरीके से बीजेपी के खेमे के उन सभी नेताओं का दर्द उनके चेहरे पे झलक रहा था जो संघ के पृष्ठभूमि के थे या बीजेपी के पुराने थे। लेकिन उसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सम्राट चौधरी जो पहला निर्णय लेते हैं उनमें विजय सिन्हा द्वारा लिए गए निर्णयों को एक एक करके जल्दी जल्दी बदल देना होता है। तो ये दिखलाता है, देखिए उनसे मंत्रालय ले लिया गया, भू राजस्व मंत्रालय, इशू ये नहीं है। जब भू राजस्व मंत्रालय दिया गया था तो मुख्यमंत्री कोई और था, नया मुख्यमंत्री आता है तो लाजिमी है मंत्रालय बदल जाता है, इसमें कोई उधेड़ बुन वाली बात नहीं है। लेकिन जो प्रतीकात्मक चीज ये है कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ नहीं, अभी मात्र एक मुख्यमंत्री और 2 ही डिप्टी सीएम है, बीजेपी का तो कोई है मंत्री बना भी नहीं है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के लिए गए सभी निर्णयों को बदल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी जो मौजूदा बीजेपी है वो विजय सिन्हा के राजनीति या उनकी जो रणनीति है उसके तहत आगे नहीं बढ़ना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये शिकवा शिकायत अपने ही पार्टी और अपने ही लोगों के द्वारा किया गया है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में कोई राजनीतिक टकराहट है। देखिए ये जो जातिगत समीकरण है दोनों अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग समीकरण है, दोनों की अलग सियासी जमीन है, अलग क्षेत्र है। तो सम्राट चौधरी जिस तरीके से उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद वो निर्णय बदल दिए, हो सकता है सम्राट चौधरी भी बलि का बकरा उनके नजर में बनाए जा रहे हों, दबाव कोई कहीं अन्य से हो। इसी तरीके से 2025 में जब मतदान हो रहा था तब भी एक आरजेडी के एक नेता से बहस के क्रम में विजय सिन्हा बोल रहे थे, उस समय तो उप मुख्यमंत्री के ही पद पे थे, कि मेरी बात तो एसपी नहीं सुनता, डीएम नहीं सुनता। तो जब 2025 से पहले यानी 20 से 25 के कार्यकाल में जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब भी उनका एक दर्द छलका था कि मेरी बातें एसपी डीएम नहीं सुनता है, जबकि वो स्वयं उप मुख्यमंत्री थे। तो वो कौन है जो उनको इस तरीके से उनकी राजनीति को पीछे धकेल रहा है? तो दरअसल वो लखीसराय के हैं और लखीसराय मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है जहां पे ललन सिंह का प्रभाव है जो जदयू के कद्दावर नेता है। और मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार थे तो ये बात तो किसी से छुपी है नहीं कि ललन सिंह नीतीश कुमार के समय में बहुत प्रभावशाली रहे। और 2024 के बाद केंद्र में जब जदयू की भूमिका बढ़ी, खासकर वक्त संशोधन बिल आदि के समय में, तो ललन सिंह की जो लोकप्रियता है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजरों में भी हो गई। तो विजय सिन्हा का जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो भी विजय सिन्हा से ज्यादा ललन सिंह की अहमियत देना शुरू कर दिया। यही दर्द उनके चेहरे पे है, यही दर्द उनके चेहरे पे है कि जिस पार्टी के लिए वो खून पसीना बहाए, लगातार संघर्ष किए और जिससे उनकी राजनीतिक टकराहट थी, और वो व्यक्ति अपनी पार्टी का भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो उसी को महत्व देता है। तो ये तमाम तरीके का दर्द है। इसमें मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी एक बलि का बकरा है, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, सम्राट चौधरी के बदौलत ये सरकार है नहीं, जदयू की हिस्सेदारी है। तो इसलिए भी एक सम्राट चौधरी पे दबाव होगा कि उनको राजनीतिक तौर पे हाशिए पे रखे। मुझे लगता है कि विजय सिन्हा को सम्राट चौधरी से नजदीकी बढ़ानी चाहिए। देखिए सोना सज्जन साधुजन टूटे जुटे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एक ही धक्का दरार। मतलब कि जो दूरियां हैं, आप अगर किसी एक बात को लेकर के दूरी बन गई, लगातार कायम करते रहे तो ये दुर्जन का लक्षण है। विजय सिन्हा को एक विंडो खोलना पड़ेगा। जब अपनी ही पार्टी से इतने शिकवे शिकायत हैं तो कम से कम सम्राट चौधरी वो विंडो बन सकते हैं, वो जाएं और एक नई राजनीतिक पहल की शुरुआत करें। बिल्कुल सर, प्रशांत किशोर का भी ये दावा है कि जनसुराज बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को उसके गढ़ में हराएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी काफी टफ दिख रही है, क्योंकि नितिन नबीन 2010 से लगातार इस सीट पर जीतते आए हैं। हर चुनाव में उनका वोट शेयर बढ़ा है। 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार का अलायंस भी बीजेपी को नहीं हरा पाया। 2025 में जनसुराज के जो कैंडिडेट थे उनको 7,717 वोट मिले थे, और बांकीपुर में जिस तरह से कायस प्लस अपर कास्ट वोटर्स ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ रहे हैं, ऐसे में प्रशांत किशोर का ये दावा फिलहाल ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दिखता है और प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी थोड़ा कम दिखता है। ऐसे में सवाल ये है कि जिस बांकीपुर में लालू नीतीश भी मिलकर नितिन नबीन को नहीं हरा पाए, वहां क्या प्रशांत किशोर बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे, और देंगे तो कौन होगा चेहरा, किसको उतार सकते हैं प्रशांत किशोर जिसको लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं वो? देखिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर या जनसुराज बीजेपी को चुनौती तो नहीं देगी, वो संघर्ष को त्रिकोणीय भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ है।
वो बीजेपी का नहीं, आप ये कह सकते हैं कि वो नितिन नवीन का घर है, क्योंकि 95 से 1995 से ही नितिन नवीन के जो पिता हैं नवीन किशोर सिन्हा, वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। उस समय पटना पश्चिम हुआ करता था, और 2006 में जब उनके पिता का निधन हुआ, नितिन नवीन के पिता का निधन हुआ था, तो बाई इलेक्शन में नितिन नवीन की जीत हुई। उसके बाद से लगातार नितिन नवीन जीतते आए हैं। तो ये पिता और पुत्र का गर्व रहा है। तो यहाँ पे और वो बीजेपी के हैं, ये एक खास बात तो है ही। तो यहाँ पे प्रशांत किशोर चुनौती देना, मुझे लगता है कि चुनौती तो दूर की बात है, संघर्ष को त्रिकोणीय नहीं कर पाएंगे। जैसे 2020 में वहां पुष्पम प्रिया भी चुनाव लड़ी थी खुद, और 5000 के आसपास वोट आया था, या 2025 में जन स्वराज के प्रत्याशी वंदना कुमारी आई थी और 7000 के आसपास, 7700 के आसपास उनको वोट आया था। उससे थोड़ा आगे पीछे का वोट प्रशांत किशोर की, ये जो भी उम्मीदवार हो, या अगर स्वयं भी खड़ा हो जाएंगे तो ले पाएंगे, लेकिन ये संघर्ष को त्रिकोणीय नहीं कर पाएंगे। वहां पे देखिए, वहां पे अगर आप जातिगत समीकरण की बात करेंगे तो कायस्थ वहां पे हैं, लेकिन 2008 में जब परिसीमन हुआ था तो दिग्घा का कुछ इलाका बांकीपुर में जोड़ा गया, और कुम्हरार का जो कायस्थ बहुल था उसको काट के कुम्हरार में मिलाया गया। तो इसलिए वहां पे यादवों की संख्या बढ़ चुकी है। तो कायस्थ और यादव दोनों आसपास ही हैं। उसके बाद वहां पे अवधिया कुर्मी भी, उनकी भी जनसंख्या 10-12 हजार के रूप है। वहां पे राजपूत समाज भी 10-12 हजार है। लोहानीपुर के इलाके में भूमिहार समाज भी वहाँ पे 3-4 हजार है, जो सवर्ण की अन्य जातियां हैं। इसके बाद दुसाध समाज के भी लोग यहाँ पे 8,000 के 8,000 से 10,000 के आसपास में है। तो जो कुर्मी समाज है, अगर आप कायस्थ की बात करते हैं तो कायस्थ के बाद जो भूमिहार समाज है, राजपूत है, इसके अतिरिक्त दुसाध यानी जिसके चिराग पासवान जिसके नेता हैं, इसके अतिरिक्त कुर्मी समाज है, और वैश्य समाज, वहां पे वैश्य समाज की भी अच्छी खासी रौनियार जो बनिया है जो वैश्य समाज से आते हैं, वो मीठापुर का जो इलाका है बांकीपुर विधानसभा का, वो पूरा इसी वैश्य समाज से भरा पड़ा है, जो कि बहुत ही बीजेपी का साइलेंट वोटर है। वो वैश्य समाज भी बीजेपी को आंख मूंद के वोट हमेशा से देता आया है, और नितिन नवीन का व्यक्तिगत एक लगाव भी इस समाज के साथ है। ये सब साइलेंट वोटर हैं। दूसरी बात है कि यहाँ जो यादव जो यहाँ पे दिग्घा से काट के आए हैं, यादव जाति के लोग हैं, उनमें से यादवों का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो आरजेडी या तेजस्वी यादव के प्रभाव में ना करके नितिन नवीन के ही प्रभाव में है। जिस तरीके से पटना सिटी का जो यादव है वो आरजेडी का न होकर के बीजेपी का रहा, नंद किशोर यादव वहां से जीतते रहे, वही बांकीपुर का यादव का जो वर्ग है उनमें से लगभग आधा वर्ग बीजेपी को ही वोट देते आ रहा है। इसीलिए गर्व माना जाता है नितिन नवीन का, यानी कि वैश्य समाज, यादव समाज, ये सब देता है। अगर चुनाव के दरमियान एक बार भी नितिन नवीन तो आएंगे ही, लेकिन नितिन नवीन के साथ साथ अगर निशांत कुमार भी चले आए तो समझिए कि जो अति पिछड़ी जाति का वोट है, जो कुर्मी जाति का वोट है, वो एक वोट भी इधर उधर नहीं हो पाएगा। ऐसे में बीजेपी के जो भी कैंडिडेट यहाँ पे होंगे उनको हराने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक संभावना ये है कि यहाँ पे 8% या 9% में मुस्लिम हैं और जो भी यादव हैं। और जैसे कि अगर अभी हम लोग देखे हैं कि जो भोजपुर बक्सर में जो एमएलसी चुनाव हुआ, सोनू राय जीत गए, तो ये कहा जा रहा था कि जदयू के कैंडिडेट इसलिए हार गए क्योंकि बीजेपी का सपोर्ट नहीं था। ये एक नैरेटिव है कि बीजेपी का सपोर्ट नहीं आया इसलिए जदयू का कैंडिडेट हार गया। अगर इस तरीके का कोई गेम हो और अगर जदयू अपने कैंडिडेट को यहाँ पे बीजेपी को वोट देने के लिए न कहें तो हो सकता है कि जीत का अंतर कम जाए। जीत का जो अंतर है, बीजेपी जैसे नितिन नवीन अब तक जीतते आए हैं, नितिन नवीन इस बार भी जीते हैं, वो 59% वोटों के अंतर से जीते हैं, तो वो भले ही कम सकता है लेकिन फिर भी हारने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर जदयू ऐसा न करे, नीतीश कुमार या निशांत कुमार ऐसा न करें, वो एनडीए के साथ एकजुटी रहे, तब तो हराने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अगर दूसरे नंबर पे यहाँ पे कोई पार्टी रहेगी भी रहेगी तो वो आरजेडी ही रहेगी। वो आरजेडी रहे या कांग्रेस रहे, जो महागठबंधन का उम्मीदवार रहे, और वही रहेगी। और अगर उसको अंदर खाने से जदयू के वोट बैंक का सपोर्ट मिले तो हो सकता है कि वो नितिन जो बीजेपी है उसको कम मार्जिन से हरा पाने में सफल हो। लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को हरा देगी ऐसा तो आरजेडी भी नहीं कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि जन स्वराज के यहाँ के जीतने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, जितने वोट मार्जिन से नितिन नवीन जीतते आए हैं
उससे अगर कम मतों के अंतर से बीजेपी का प्रत्याशी जीतता है तो प्रतीकात्मक तौर पे ये बीजेपी की हार है। ये माना जाएगा कि इस क्षेत्र में खासकर पटना में नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कोई उत्साह नहीं है। तो प्रतीकात्मक हार जीत हो सकता है, लेकिन वो भी जो कर सकती है वो आरजेडी या जनसुराज इसमें मुझे नहीं लगता कि जनसुराज की कोई भूमिका होगी। और रह रहा की मीडिया में बात आ रही है कि स्वयं प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अंत आते तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी समझ तो प्रशांत किशोर में होगी ही कि वो यहाँ से जीत नहीं पाएंगे। तो जिस सीट पे वो जीत नहीं पाएंगे उस पे स्वयं खड़ा हो करके एक तरीके से समझिए कि वो पार्टी को रिलॉन्च कैसे कर पाएंगे। वो तो दोबारा हार या दूसरी बार लगातार फांसी की सजा देने जैसी हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, अगर कोई भी कैंडिडेट का जो भी प्रदर्शन होता है, आप कल्पना कीजिए कि कोई जनसुराज का कैंडिडेट जीतता है या दूसरे नंबर पे आता है, तो श्रेय तो प्रशांत किशोर को ही जाएगा। तो वहाँ के प्रदर्शन के श्रेय लेने के लिए प्रशांत किशोर को खुद खड़ा होना ज़रूरी नहीं है। जो भी प्रदर्शन आएगा उसका श्रेय जीत-हार का इनके पास चला ही जाएगा। लेकिन खुद खड़ा हो जाएँगे तो सारी इज़्ज़त प्रतिष्ठा फिर दाँव पे लगाएँगे। एक बार पार्टी खुद चुनाव में आई 2025 में। 2025 में आई तो 2 सीट छोड़ के सभी सीटों पे जमानत जब्त हो गई, हार तो सभी पे हुई और लगभग 70% 70 सीटों पे तो नोटा से कम वोट इनको आए हैं। दोबारा बांकीपुर में अगर स्वयं खड़ा हो जाएँगे और अगर आप कल्पना कीजिए कि कहीं इनकी भी जमानत जब्त हो गई, तो क्या होगा? ये जमानत भी नहीं बचा पाएँगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर स्वयं प्रशांत किशोर आएँ, तो शायद जमानत न बचा पाएँ, क्योंकि अगर ये उभरते हैं, तो ये बीजेपी के लिए नहीं, आरजेडी के लिए भी चुनौती बन पाएँगे। जो विकल्प की राजनीति देगा, उससे आरजेडी को भी खतरा है। तो आरजेडी भी यही चाहेगा कि यहाँ से तो जीतना तो तय है कि कौन पार्टी जीतेगी, तो कम से कम वोट प्रशांत किशोर को ना मिले। अगर वो स्वयं आते हैं और अगर वो हार जाते हैं, अगर उनकी जमानत जब्त हो जाती है, तो बीजेपी के साथ-साथ आरजेडी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर अगर आएँगे, तो बेहद चुनौतीपूर्ण वो निर्णय लेंगे। लेकिन हाँ, अपने उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हैं। पार्टी है, तो चुनाव में जाना ही है। दूसरी बात है कि अभी ये नवंबर में एमएल सिलेक्शन आने वाला है। 4 सीटों पे ग्रेजुएट कोटे का और 4 सीटों पे टीचर कोटे का एमएल सिलेक्शन होगा। 8 सीटों पे होगा। प्रशांत किशोर को पार्टी रिलॉन्च करने का वो भी एक जगह है। बिल्कुल, जी। जिस तरह से बांकीपुर में उपचुनाव होना है, अभी किसी भी पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। इंतज़ार है कि कौन चुनाव लड़ता है, उसी के आधार पर फिर आगे की बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, पूरी चर्चा कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।